हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अवसर वाला। एक बार से फिर से स्वागत है आपका सभी का। और आज मैं लेकर के आया हूँ 12th क्लास का चैप्टर आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने आवेश का बेसिक जो इंट्रोडक्शन था उसको हमने कम्प्लीटली पढ़ा। ठीक है, तो हम लोग क्या लेकर के आए हैं आज? क्लास 12 आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में कूलाम का नाम। ठीक है, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पढ़ते सीधे। ठीक है, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या बताया? अभी तक के इसके पहले की जितनी भी क्लासेस हुई है 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की, अभी वो हम लोगों ने क्या किया है, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का जो इंट्रोडक्शन था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी तक हमने यही पढ़ा, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या था, क्वांटमीकरण क्या है, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, ये सब सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। आवेश के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने उनको डेप्थ में जाकर पढ़ा। ठीक है, स्टडी किया है बाकायदा। आज की हमारी क्लास में कूलाम के नियम पर चर्चा होगी और कूलाम से के नियम के आगे के टॉपिक आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक का जो चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन था और आपने इसे उम्मीद करते हैं अच्छे से समझा ही होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि हम आपको अच्छे से समझाने में कामयाब रहे होंगे। ठीक है, तो कोशिश हमारी यही रही है। बाकी तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा नियम क्या है? कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के नियम के पढ़ने से पहले एक बार हम फिर आपको 11th क्लास की क्लास में लेके चलते। एक टॉपिक था, आपने पढ़ा होगा, जो गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर था। वहाँ पे न्यूटन ने एक नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, क्या नियम दिया था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, ये नियम दिया था 11th की क्लास में। ठीक है, उसमें चैप्टर जो था गुरुत्वाकर्षण, उसमें दिया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इस नियम में क्या कहा था? इस नियम ने कहा गया था कि पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या कहा गया था? प्रत्येक पिंड एक दूसरे को, पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, यही कहा गया था। और कोई दो पिंड अगर की लेके बात करें तो उन दोनों पिंडों के मध्य जो आकर्षण बल होगा, जो बल लगता है, वो उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो उनका वहाँ पे जो बल लग रहा था, F की बात कर लें अगर, तो वो क्या लगा? उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थे। ठीक है, एंड उनकी दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो क्या निकला था हमारा? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इससे फिलहाल अभी में मतलब नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो ये और इस नियम को उन्होंने क्या दिया? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया था। एग्जैक्टली सेम उसी तरह कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को डिफाइन किया है, सेम टू सेम। अगर जब आप 11th और 12th की पढ़ाई के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो मेरा अभी आपको सजेशन है कि जब भी आप 11th का ग्रेविटेशनल चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना, 11th क्लास में जब भी आप ग्रेविटेशनल चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना,
तो वहाँ से सीधे 11th क्लास के आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के चैप्टर को न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाना। मैं बता रहा हूँ 90 वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट 90% चीज़ें आपको सेम मिलेंगी लगभग, और आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ले जाएंगे। तो ये मेरा आपका एक सजेशन है क्या, कि जो न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था वो क्या था, कि पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे पिंड को आकर्षित करता है और किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के बीच की उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के स्क्वायर के, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, सेम उसी पर क्या किया, कूलाम ने एक नियम दिया, बस वो क्या था, आवेशों पर था। ठीक है, कूलाम ने जो नियम दिया वो आवेशों पर था। तो कूलाम ने क्या बोला था, कूलाम ने बोला था किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम डायरेक्टली आपको लिख देते हैं। ठीक है, क्या बोला था, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तथा उनकी बीच की दूरी, उनकी मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे और लिख लो, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ठीक है, ये कहा था, कूलाम का स्टेटमेंट ये था। और जो बात हमने तुम्हें बताई कि 11th क्लास के जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना जब ग्रेविटेशनल में जाके उसके बाद सीधे 12th क्लास के न्यूमेरिकल पे आना, तो वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए इसी प्रकार से हमें थोड़ा एग्ज़ाम के लिए जो हम प्रिपरेशन करते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए हमें थोड़ा टेक्निकली प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो वहाँ जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ आएंगे तो आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिस तरीके के न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन में करते हैं, उसी तरीके के यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज में करेंगे। तो यही है। तो कूलाम के नियम ने क्या बताया, हमने आपको बताया कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ध्यान दीजिएगा, देखिए एक चीज़ और होता है, समझना आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, तो वर्ड टू वर्ड जो थ्योरी, मतलब जो डेफिनीशन लिखेंगे, इतनी,
ये वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट बुक की लैंग्वेज में होनी चाहिए, मतलब साइंटिस्ट ने जो बात कही थी वही होनी चाहिए। समझिए आप किसी भी लैंग्वेज में अपने समझने के लिए, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, लेकिन एग्जाम में आप वर्ड टू वर्ड यही एग्जैक्ट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि समझना आपको अदर लैंग्वेज में क्यों, क्योंकि जब समझेंगे तभी आप लिख पाएंगे। तो समझने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करिए, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, इतनी डेफिनेशन। इसके बाद आप उसको कुछ भी समझाइए अपने लैंग्वेज में, ठीक है, कि क्या क्या बोला था, ठीक है। तो कूलाम ने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, ध्यान दीजिए, दो स्थिर आवेश हैं, ठीक है, मध्य लगने वाला जो फोर्स है, उन दोनों आवेशों चार्जेस के परिमाण, मतलब जो उनका वैल्यू होगी, वैल्यू के गुणनफल मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह बल, ये जो फोर्स है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब बात आती है ये सर इसका मतलब क्या है, इस लाइन की जो है कि आवेशों मिलाने रेखा, मतलब देखो कूलाम ने बताया, मान लो हमारे पास दो चार्ज हैं कोई, एक ये और एक ये, ठीक है। कूलाम ने क्या बताया समझिए, हाँ ने, ठीक है, कूलाम ने बताया कोई दो आवेश हैं, इसकी वैल्यू जो है हमारी है Q1 और इसकी वैल्यू है Q2, और इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, R है। अब देखो ये बताया जो फोर्स है वो इन दोनों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मतलब इसी रेखा के अनुदिश, इसी रेखा की दिशा में लगेगा। अब ये नहीं कि मिला, भाई मिला तो इधर ही इधर रही है, ठीक है, अब ये नहीं फोर्स इधर लगने लगे या इधर लगने लगे या इधर लगने लगे, जो मिलाने वाली रेखा है उसी सीध में ही फोर्स लगेगा। कहने का तात्पर्य ये था कूलाम का, ठीक है। तो कूलाम ने कहा मान लिया हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनमें फोर्स F लग रहा है और इनके बीच की दूरी R है, ठीक है। अब देखिए ग्रेविटेशनल की जो आपने थ्योरी पढ़ी थी उसमें और इसमें क्या अंतर था। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था वो कैसा था, ओनली आकर्षण, ठीक है, बट ये हमारा जो आवेशों वाला फोर्स होता है ये हमारा दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है, आकर्षण व एक का इसमें एक्स्ट्रा लगे तभी हम कहेंगे उसमें अंतर कहाँ से आ रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो इसमें आपके क्या होंगे, दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसमें केवल आकर्षण फोर्स था, ठीक है। तो ये चीज़ केवल अंतर हुई है। तो क्या बताया यहाँ, ठीक है। अब हम आते हैं इनके कथन के साथ। तो पहला स्टेटमेंट इनका क्या था, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मतलब F क्या है, इज इक्वल टू नहीं, अभी उन लगने वाला बल किन्हीं दो, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो पहले का परिमाण Q1, दूसरे का परिमाण Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन हमारी फर्स्ट। आगे, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, होता है। ये होगा इक्वेशन हमारी सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिला, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ठीक है। अब जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे प्रोपोर्शनल का, तो F इक्वल टू K, ठीक है, K। अब बात यहाँ करते हैं K की। तो K हमारा यहाँ क्या है भाई, K क्या है, K हमारा एक नियतांक है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो K इंटू Q1, बड़ा बड़ा लिखें भाई, Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। यहाँ थोड़ा साफ कर दे तो यहीं आगे हो जाएगा,
ठीक है, ठीक। अब ये हो गया हमारा क्या, कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, यहां तक हो गया। बट कूलाम ने इसके लिए वायु या निर्वात में एक वैल्यू दे दी। वायु निर्वात में क्या वैल्यू दी, हाँ सॉरी फैन ऑफ हो गया तो इसलिए बोला, ठीक है। वायु या निर्वात में k की वैल्यू क्या दी, बट k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, यहाँ लिखी इधर इसके अंदर, ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये वैल्यू में कहाँ दी, वायु या निर्वात में, k की वैल्यू में ये दी गई, ठीक। जब k की वैल्यू ये दी गई और k की वैल्यू अगर हम ये इसमें रख दें, लेकिन इससे पहले k की वैल्यू एक और दी गई, इसका जो ये तो आंकिक मान दिया गया k का, लेकिन उसके लिए एक दिया गया था क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये थी। तो हम अभी आंकिक वैल्यू को नहीं रखेंगे, अभी हम इस वैल्यू को इस फार्मूले में रखेंगे। तो f इक्वल टू क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2, ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके, आ गया। इसकी जो वैल्यू होगी, F क्या है, न्यूटन में, फोर्स का जो यूनिट होती है न्यूटन होती है। ये कहाँ के लिए था, वायु या निर्वात के लिए, एयर और वैक्यूम, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कई सारी और वैल्यू दी गई हैं, ठीक है। जो एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई है जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है वो दी गई 8.885 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। इसकी जो क्या है, इसकी जो दिया गया है कूलाम न्यूटन इनवर्स यूनिट, ठीक है, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, इसकी यूनिट ये है। तो ये वैल्यू आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये दोनों k की वैल्यू और आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू का आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमारी कहाँ तक के लिए है, निर्वात या वायु के लिए। आगे जब किसी भी माध्यम में जाएंगे, किसी मीडियम में जाएंगे, उसके लिए हम आगे चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे सारी चीज़ें। अभी तक यहाँ के लिए यहाँ ये पढ़िए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हो तो आप कमेंट डालिएगा, क्योंकि लाइव क्लासेस तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। आप कमेंट डालिएगा, मैं कमेंट में दोबारा आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एग्जाम में उससे 2 या 3 मार्क्स का 100% पूछा जाता है, और एक अलग से क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी ये आ गया, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो आपने ये कर दिया, आपको एक मिल गए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। उसको मैं समझा रहा हूँ क्यों और कैसे और क्यों होता है, कंफ्यूजन क्यों है, ठीक है। अभी देखिएगा, चीज़ों को समझिए, सब कुछ समझ में आएगा। देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम है यूनिट चार्ज, यूनिट, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो एकांक आवेश। अब दिक्कत क्या है, बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं इसको लिखने में, वो हम बता रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, और किस तरीके से पूछ रहा है और क्यों गलत होता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है, क्वेश्चन आता है कूलाम के नियम के अनुसार या कूलाम के नियम के माध्यम से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ, ठीक है। आप यूनिट चार्ज के अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ
प्लीज डिफाइन यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब भाई एकांक आवेश क्या होता है, बच्चे बोलते हैं 2 नंबर 3 नंबर का है एक लाइन में, और सटीक आंसर लिखते हैं कि जिस आवेश का जिस चार्ज की वैल्यू या परिमाण का मान 1 हो या एकांक हो, उसे हम यूनिट चार्ज या एकांक आवेश कहते हैं। सही है, लेकिन इसमें भी आपने कहीं भी कूलाम के नियम का, कूलाम्स लॉ का कहीं भी यूज़ नहीं किया, इसीलिए वो काट पीट के नंबर 0 कर देता है। ठीक है, तो यूनिट चार्ज आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब कूलाम ने अपना नियम दिया तो उस आधार पर हम एकांक आवेश की परिभाषा करेंगे। तो क्या करेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार हम एकांक आवेश की यूनिट चार्ज की डिफाइनेशन करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या था, कूलाम का नियम क्या था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। सॉरी लाइट चली गई है, 1 मिनट के लिए रुकिएगा।